हो गया। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सल्तनत का अध्ययन किया था और हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जो सबसे दो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल में साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने जो उसके मोहम्मद गफूर नामक सेनापति थे उसको दक्षिण का अभियान भेजा था, दक्षिण का अभियान के नेतृत्व सौंपा था उसको। और अपने दक्षिण अभियान के तहत मलिक गफूर ने क्या किया था, देवगिरी को जीत लिया था। वहाँ के जो शासक थे रामचंद्र, उसको हरा करके उसने देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद मतलब तब से ही जो है पूरा का पूरा दक्कन का इलाका जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया था। लेकिन दिल्ली में बैठ करके आज की तरह दिल्ली, उस समय का तो दिल्ली था नहीं, सब कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें ऐसी तो थी नहीं। यहाँ से देवगिरी जाने में महीनों तक के सफर करना पड़ता था। बैलगाड़ी या फिर घोड़े से ही जा सकता था, कोई ट्रेन तो था नहीं। तो यदि वहां पर साउथ में कोई विद्रोह होता तो दिल्ली से कोई सेना भेज करके तुरंत रातों रात उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था, है ना। दिल्ली से राजधानी को कंट्रोल करके आसान नहीं था, दिल्ली से बैठ करके देवगिरी को नियंत्रण में करना। तो जैसे ही देवगिरी के अपने साम्राज्य में मिला लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद से वहां पर बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे। इसी समस्या को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी को यहां से यानी कि दिल्ली से उठा करके देवगिरी उठा के ले गया था और उसने राजधानी का नाम चेंज करके दौलताबाद रखा था, है ना। इसी विद्रोह को नियंत्रण पाने के लिए उसने ऐसा किया था। और ऐसा किया था, क्यों किया था? क्योंकि वहां पर बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, है ना। क्योंकि वहां के जो राजा थे, स्थानीय राजा सब, उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। देख रहे हो ना, पूरा का पूरा दक्कन इलाका तीन ओर से, चूंकि प्राद्वीपीय है तो तीन ओर से समुद्री से घिरा हुआ है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उत्तर भारत से हमेशा मजबूत रहती है। तो वहां के जो राजा हैं, कोई छोटा सा भी राजा हो तो वो काफी सशक्त होता है, काफी पावरफुल होता है। तो वो दिल्ली की सल्तनत को अपने अधीन क्यों करे, दिल्ली की सल्तनत के अधीन क्यों रहे, जब उसके पास इतनी पैसे हैं, नौसेना शक्ति है, उसके पास इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो वो विद्रोह तो करेगा ही। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को उठा करके दौलताबाद ले गया था। लेकिन हमने देखा था कि जैसे ही दौलताबाद ले गया अपनी राजधानी को, वहां बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होने लगी थी। राजधानी को ले जाने से उसके जो मौलवी मुल्ला वगैरह सिर्फ थे, क्योंकि उत्तर भारत की एक राजधानी बन चुकी थी वो, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। जैसे हम यहाँ पर अभी दिल्ली देख रहे हैं, देश की राजधानी है, तो उस राजधानी की वजह से कितने सारे मार्केट बसा हुआ है। लेकिन राजधानी को यहाँ से उठाकर ले जाने में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, सभी नाराज हो जाएंगे, और यही सब तो टैक्स देते हैं ना। यही स्थिति उस समय हो गई थी। फिर मजबूरन मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी उठा करके फिर से दिल्ली लाना पड़ा। पहले दिल्ली से उठा करके दौलताबाद ले गया और दौलताबाद से फिर उठा के यहाँ पर लाया। जैसे ही वहां से राजधानी उठा के वापस दिल्ली लाया गया, तो वहां के जो प्रांतीय शासक थे, वहां के जो गवर्नर थे, काफी खुश हुआ, क्योंकि वो तो चाहता ही था पहले से कि यहाँ से जो सुल्तान है खुद यहाँ से उठ के दिल्ली चला जाए और हम लोग खूब आजादी से शासन करें। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक वहां से दिल्ली आया वापस, कि वहां के जो स्थानीय शासक थे खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, सबने अपना अपना साम्राज्य गठन कर लिया और खुद को यह कहने लगा कि हम सुल्तान के अधीन नहीं है, हम खुद सुल्तान हैं, और वहां पर सल्तनत की स्थापना कर ली। और हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही वहां पर दो बड़े बड़े साम्राज्य का गठन हो गया था। एक था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। वहां पर 4 वंश की स्थापना हुई थी और बारी बारी से एक एक वंश ने स्थापना जो है वहां पर शासन किया था। सबसे पहला वंश था सालू वंश, तुलु वंश, है ना। उसके बाद नरसिंह की अराविडू वंश था, है ना। तो कुल मिला के 4 वंशों ने वहां पर शासन किया था। आज के सेशन में हम लोग उसका जो अगला दूसरा वंश था, दूसरा साम्राज्य था, वहां पर दक्कन में 2 साम्राज्य हुए थे। एक उसके पूर्वी भाग में विजयनगर साम्राज्य की और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी यहाँ पर, ठीक है। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ लिया कल, और आज बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा सेशन जो है बहमनी साम्राज्य पर आधारित होगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी, क्यों हुई थी, यह सब हमने डिस्कशन कर लिया। अभी देखा था कि यहाँ पर शासक काफी शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने क्या किया था, केंद्र से अपनी छुटकारा पा लिया। वहां पर काफी सशक्त होने के पास इसके पास काफी सेना थी, इसकी ये आर्थिक रूप से संपन्न था, है ना। यहाँ इसके पास बंदरगाह है बहुत ज्यादा, जितने सारे मिनरल्स हैं वो सारे दक्कन में ही स्थित है, तो ये अमीर तो होगा ही, है ना। तो इन्हीं वजह से क्या किया इसने, शक्तिशाली होकर के उसने सल्तनत से अपने खुद को स्वतंत्र कर लिया और सेना का गठन कर लिया, अपना एक साम्राज्य गठन कर लिया। फिर अगले 200-300 सालों तक ये तब तक शासन करता है
जब तक भारत में कोई ब्रिटिश ना आ जाए, मतलब कोई यूरोपीय ना आ जाए। तो हम देख रहे हैं ना, ये 1518 ईस्वी तक शासन करते रहता है यहाँ पर। और इसके बाद फिर आप देख रहे हो थोड़े दिन के लिए मुगल शासन आया था, लेकिन उसको थोड़े दिन के लिए ही आया था, क्योंकि उसके बाद फिर से पुर्तगाली लोग यहाँ पर भारत में आना शुरू हो गया, तब फिर आधुनिक युग शुरू हो जाता है भारत का, है ना। तो ये स्वतंत्र रूप से शासन करते रहते हैं। 1347 से लेकर के 1500, लगभग 200 सालों तक इन्होंने शासन किया था, लगभग 200 साल, है ना। छोटा टाइम तो होता नहीं है। आज के सेशन में हम लोग इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। और हमने देखा था कि कल सेशन में विजयनगर साम्राज्य में, दोनों में एक कॉमन बात है, विजयनगर साम्राज्य का जब गठन हुआ था तो वहां पर 4 वंशों ने शासन किया था, है ना। यहां पर 4 वंश, यहां पर भी 4 वंश है। यहां पर विजयनगर साम्राज्य शुरुआत में जो स्थापना होता है, हसन गंगू ने इस वंश की स्थापना की थी। और पिछले जो था विजयनगर साम्राज्य, वहां पर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू करता है, उसके 2-3 शासक हुए उस वंश में, लेकिन उसके बाद फिर से इस साम्राज्य का जो है विघटन होना शुरू हो जाता है। तो फिर एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपने ही साम्राज्य के 4 अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया था। गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये जो 4 वंश थे, इन्होंने अहमदनगर, यहाँ पर 4 लोगों ने शासन किया था। तो साम्राज्य एक ही है, बहमनी साम्राज्य ही, लेकिन उसी को 4 टुकड़ों में बांट करके इन लोगों ने अलग अलग, एक ही परिवार के 4 लोगों ने शासन किया था। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये भी इसी के अधीन है, ठीक है। तो दोनों में विजयनगर साम्राज्य, और इसमें दोनों में एक कॉमन है कि दोनों में 4-4 वंशों ने शासन किया था, यहां पर भी किया था। इन सभी वंशों के संस्थापक कौन है, कब से कब तक शासन किया, इस वंश के अंतिम शासक कौन है, इसकी यदि कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी राजधानी क्या है, इन चीजों के बारे में काफी बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने बताया था, पहले से ही बता रहा हूं कि क्रम अनुसार सजाने के लिए, ऑर्डर के रूप में सजाने के लिए दे देता है, या फिर मैचिंग के लिए भी दे देता है ना। और सबसे अंत में, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हमने विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा था, और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये सल्तनत है ना, तो यहाँ पर हिंदुओं से अलग एक व्यवस्था होगी। विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो संस्कृत और वेदों पर आधारित थी, गुप्त काल के समानांतर थी, जैसे हर्षवर्धन ने शासन किया था उस तरह का था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दक्कन के जो सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है, उसने जो अपनी नीति अपनाई थी वही जैसा होगा, सेम जैसा, ठीक है। तो दोनों में कुछ भिन्नताएं भी है, कुछ समानताएं भी है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, इसकी बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड हमने बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले ही हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही देवगिरी को जीता जा चुका था और दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया जा चुका था। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और अंत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने अपनी खुद की एक गठित कर ली थी, ठीक है, अपना साम्राज्य गठित कर लिया था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। 1346 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी जफर खान नामक एक व्यक्ति ने। जफर खान का ही एक उपाधि है जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहा जाता है, या फिर इसे कभी कभी इतिहासकारों ने हसन गंगू का भी नाम दिया है। तो ये आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन है, जफर खान नाम है, या फिर हसन गंगू नाम है, या फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, और इन्होंने ही 1346 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर। इस साम्राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। जहां पर हम लोगों को लगेगा कि ज्यादा इंपोर्टेंट है वहां पर हम फोकस करेंगे, और नहीं तो फिर हमें उसे स्कैप करके छोड़ेंगे। सबसे जो पहला था हसन गंगू, इसको तो पढ़ना ही है क्योंकि ये इस वंश के संस्थापक है ना। तो इसने 2 काम किया था। एक काम तो पहला किया था कि इसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, बहमनी साम्राज्य की, इसलिए इसको याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण काम इसने ये किया था कि इसने अपने बहमनी साम्राज्य के जो आसपास के इलाके थे, यानी कि साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उसने आसपास के इलाके को जीता, यानी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो इसने कंधार, कोट्टगिरी, ये कंधार पाकिस्तान वाला कंधार नहीं है, ये वहीं पर कोई एरिया है जो जिसे कंधार कहा जाता है, कोट्टगिरी, कल्याणी, बीदर, गुलबर्गा और दाबुल, इन सभी इलाकों को आसपास के ये पड़ता है इसका बहमनी साम्राज्य के अधीन में। तो वहां इन लोगों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये इनकी उपलब्धि थी, इस वंश के जो पहले शासक थे इनकी उपलब्धि यही थी। दूसरा शासक हुआ इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग इसी के काल में किया गया था। इन्होंने 1367 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, 1367 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध लड़ा था बहमनी साम्राज्य ने किसके विरुद्ध लड़ा था? गोलकुंडा शासक के खिलाफ।
और भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। अब बारूद के प्रयोग आने से आप देख रहे हो ना, भारत में एक डिफेंस सेक्टर में क्रांतिकारी वो आ गई थी, परिवर्तन आ गया था। डिफेंस के सेक्टर में जब भी कोई एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, जैसे कि आपने देखा था एक छोटी सी छोटी बात, घोड़े पर बैठना तो सब जानता था, लेकिन पैर में फंसा कर उसे रकाब बनाना कोई नहीं जानता था। लेकिन जब कुषाण लोग भारत में आए, क्योंकि उस रकाब की वजह से, आपको देखने में या सुनने में छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन जरा सोचिए कि रकाब नहीं था तो इससे पहले के जो आर्य लोग भारत में थे या गुप्त लोग जो थे, केवल और केवल रथ पर बैठ के युद्ध कर सकते थे। कोई घोड़े पर बैठ के युद्ध नहीं कर सकता था। युद्ध लड़ने के लिए उसको रथ चाहिए, और रथ की एक सीमा होती है, बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन घोड़ा पर अकेला बैठकर कोई घुड़सवार चढ़ सकता है ना। तो कुषाण लोग जब भारत में आया था तो एक छोटी सी रस्सी की रकाब लेकर आया था। बाद में जब ये तुर्की आए सल्तनत कालियों ने, तो लोहे का रकाब बनाया, है ना। दिखने में आपको ये छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन इसी चीज की वजह से उन्होंने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया और भारत को अपने अधीन कर लिया। कुषाण बाहर से आए थे, है ना, मध्य एशिया से वो लोग आए थे, और अपने उस लोहे के रस्सी के रकाब के कारण जो है भारतवासियों को हरा दिया। दिखने में कितना अटपटा सा लग रहा है, एक रस्सी की रकाब कितना मामूली सा चीज है। फिर उसके बाद देखो, जब ये बाद में लोहे की रकाब आई तुर्कियों के द्वारा, तो इन लोगों ने फिर अपने साथ लोहे की रकाब लेकर के आए। और मध्य एशिया के घोड़े आज भी बहुत फेमस है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो घोड़े मिलते हैं ये मंगोलिया और मध्य एशिया के क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो घोड़े तो उसके पास थे ही। अब इन्होंने रकाब भी लेकर आया था। अब इसके सामने जितने भारत के, उत्तर भारत के शासक थे, राजपूत हो जाट हो, जितने शासक थे, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाया। और अपने घोड़े की शक्ति के बल पर, इसके बड़े बड़े महारथी योद्धा हुआ करते थे, इसने अपने साथ, हमने कल भी देखा था ना, ये अपने साथ रक्षा कवच भी लेकर आए थे, जो सीने पर, कंधे पर और मुंह को ढकने के लिए भी लाते थे, चेहरे को ढकने के लिए। सामने से यदि कोई वार करता तो चूंकि ये जालीदार होता था ना, चेन का बना हुआ होता था, इसके सीने को भेद नहीं सकता था, कोई इसके सर पे भी मार नहीं सकता था, है ना। तो इतना बड़ा योद्धा इतनी बड़ी तकनीक लेकर आया था। तो एक बहुत बड़ी तकनीक होती है। और ऐसे में यदि कोई बारूद का उपयोग सीख ले, केवल बारूद के प्रयोग सीखने से भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी, मुगल वंश की। यदि कोई बाबर को यह ना बता पाता कि बारूद का उपयोग कैसे होता है, तो क्या बारूद के उपयोग के बिना इब्राहिम लोदी को आड़ा पाता, है ना। बाबर ने केवल इसी बल पर जो है बड़े बड़े तोपों का प्रयोग किया था, और उन्होंने भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है। तो दोनों मुस्लिम वंश अपने साथ एक एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। पहला लोहे का रकाब लेकर आया था, और ये अपने साथ क्या लेकर आए थे, बारूद लेकर आए थे। तो इस शासक का नाम इसलिए याद रखना है कि इसके काल में बारूद का प्रयोग हुआ था। दूसरा, इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट लिया था, दौलताबाद, बरार, बीजा और गुलगुबा। इसने 4 प्रांतों में राज्यों के रूप में बांटा था, वैसे नहीं बंटवारा किया था, केवल राज्यों के रूप में बांटा था। और बाद में ये फिर से शक्तिशाली हो जाता है। इसने अपने साम्राज्य को 4 राज्यों में बांटा और वहां पर अपने अपने राजकुमार बना दिए। अपने वंश के जो राजकुमार है, अपने अपने पुत्रों को यहां पर सौंप दिया। बाद में यही चारों पुत्र अपने आपस में झगड़े करने लगे, और फिर ये सारे बिखर गए, और चारों अपने आप में एक राज्य बन गए। गुलबर्गा का अलग वंश हो गया, इसका अलग वंश हो गया, सब अलग अलग वंश स्थापित हो गए। ठीक है। तो इसने जो दिल्ली सल्तनत के साथ किया था, वही इसके साथ हो रहा है। दिल्ली सल्तनत में तो यही किया था ना, उसने दौलताबाद को जीत करके उसे एक अपना राज्य बना दिया था, और अपना एक राजकुमार नियुक्त किया था, हसन गंगू को। बाद में हसन गंगू ने देखा कि दिल्ली सल्तनत अब जो कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो फिर उसके शासनकाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब उसके साथ भी यही हो रहा है। जब हसन गंगू बूढ़ा हो गया या फिर मर गया, तो फिर इसके काल में देख रहे हो ना, फिर से यहां पर फूट पड़ने की कोशिश पड़ने लगी। इसके शासनकाल में ही विजयनगर और वारांगल से युद्ध करना पड़ा था, तो एक और कमजोरी आ गई थी। इसके काल में एक और चीज रखना है कि इसके काल में सेना नायक को अमीर उल उमरा कहा जाता था। हमने पहले ही कहा था कि विजयनगर साम्राज्य की जो है, तो दोनों समानांतर, दोनों एक साथ में शासन कर रहे थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं का शासन था, और वहां पर जो भी कुछ शासन होगा, जो भी कुछ उसके प्रशासनिक पदों के जो अधिकारियों के नाम होंगे, वे वेदों के अनुसार होंगे, उपनिषद पुराणों के अनुसार होंगे, है ना। और ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, मुस्लिम शासक जो हैं, ये अपने तुर्कों के हिसाब से काम करेंगे, सल्तनत काल के जो है बराबर, या फिर मुगलों के जैसे काम करेंगे, है ना, कुरानों के अनुसार। इस वंश का तीसरा शासक था ताजुउद्दीन फिरोज। कहा जाता है कि पूरे बहमनी साम्राज्य का सबसे विद्वान शासक था ये, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। तो इसको इसी रूप में याद रखना है कि ये बहुत पढ़ा लिखा था। इन्होंने बहुत सारे विदेशी जो राजदूत थे, उनको, बहुत सारे विदेशी विद्वानों को अपने देश में आमंत्रित किया था, उससे ज्ञान अर्जित करने के लिए, है ना।
देखिए, हमने इसके बारे में कल भी चर्चा किया था कि सभी राजा चाहते थे कि ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा होनहार लोग हमारे राज दरबार में है वो, क्योंकि एक राजा के अच्छे सलाहकार नहीं होंगे तो फिर वो जैसी बुद्धि देगा वैसे ही राजा काम करेगा। हमने टीपू सुल्तान को भी देखा था, वो फ्रांसीसियों को अपने जो है राज दरबार में बिठा रखा था और फ्रांसीसियों से राय लेता था, क्योंकि टीपू सुल्तान को ब्रिटिशों से युद्ध लड़ना था। तो एक कहावत है ना कि लोहे ही लोहे को काटता है। यदि ये टीपू सुल्तान को यूरोपियनों को हराना था तो किसी यूरोपियनों की ही दिमाग चाहिए उसको हराने के लिए। तो टीपू सुल्तान को यदि ब्रिटिशों को हराना है, यानी कि यूरोपियनों को हराना है, तो उसे अपनी सेना को उसी तर्ज पर बनानी होगी जैसे यूरोप में करते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे फ्रांसीसियों को अपनी क्या किया था, सेना में गठित कर लिया था। टीपू सुल्तान ने उस समय नेपोलियन से जाकर के फ्रेंडशिप किया था, उससे दोस्ती कर लिया था ताकि किसी भी तरीके से ब्रिटिशों को हराया जाए। यही रणनीति इस शासक ने भी अपनाया था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, विद्वान था, इसलिए जानता था कि सलाहकार की क्या भूमिका होती है किसी साम्राज्य को संभालने में। इन्होंने अपने क्या किया था, अपने अपने शासनकाल में विदेशियों को, जो विद्वान थे, उसको अपने यहाँ पर लाया था। इन्होंने एक शहर बसाया था जिसे मोहम्मदाबाद नामक नगर कहा जाता है, ठीक है, जो कि भीमा नदी के किनारे स्थित है अभी भी, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या शिहाबुद्दीन प्रथम। इसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से उठा करके बीदर स्थानांतरित कर लिया था और बीदर का नया नाम रख रहा था मुहम्मदाबाद, अपने नाम पर इसका ना अपना नाम रख दिया था। इसने बहुत सारे शिया संतों को आमंत्रित किया था भारत में, ईरान से बहुत सारे शिया संतों को, जो सूफी संत वगैरह थे, इसने भारत में आमंत्रित किया था। इसी के कारण इसने क्या किया था, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। जो भारत के लोकल मुसलमान थे उन लोगों को और उसके दरबार में जो रहने वाले जो लोग थे उसे ये चीज पसंद नहीं आया, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, सांप्रदायिक तनाव हुआ, फिर साम्राज्य जो है ये भी बिखरने में कारण आया। अगला शासक था महमूद गवा। ये अफ्रीकी मूल का था। ये प्रारंभ में एक व्यापारी के रूप में आया था, बाद में बहुत शक्तिशाली शासक बन गया था। इन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया और मालवा के क्षेत्र को और गोवा पर इन्होंने आक्रमण करके जीत लिया था। गोवा इस समय विजयनगर साम्राज्य का एक बंदरगाह हुआ करता था और व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़े महत्वपूर्ण केंद्र थे। कहा जाता है कि महमूद गवा के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, है ना। तो पूरे विजयनगर साम्राज्य का, पूरे बहमनी साम्राज्य का जो है उत्कर्ष का काल इसे कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। और हमने कल ही कहा था कि जब भी कोई समाज जब अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उसका विनाश वहीं से शुरू हो जाता है ना। इस वंश का अंतिम शासक ये हुआ और इसके बाद इसका बिखरना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका विघटन हो जाता है। अब हम कुछ विघटन के कारण को देख लेते हैं कि इस साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ था, ठीक है। इसने दक्कनी मुसलमानों के साथ और बाद में जो अफ्रीकी मुसलमान थे, अफीकी, जिसे तुर्क अरब जो थे, जिसे बाहर से उठा के लाया था मुसलमानों को ज्ञानवान के रूप में बनाने के लिए, विद्वानों को समझ करके, इन दोनों के बीच में गठजोड़ होने लगी। जब दोनों दरबार में, जैसे कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के मुस्लिम सबसे पहले से जो आए थे अरब के समय में ही, तो ये लोग अब बस यहाँ के लोकल हो गए। अब इसने क्या किया, इन लोगों को इग्नोर करके बाहर से, ईरान से और अरब से क्या किया, दूसरे मुसलमान संतों को बुला करके अपने सभा में ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाने लगे। तो ये बात जो है यहाँ के लोकल लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। इन्हें लगा कि हमें छोड़ करके किसी दूसरे को दरबार में ऊंची पद दे रहा है, तो ये हम, इस पर हमारा हक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर गुटबंदी शुरू हो गई और ये गुटबंदी इसके पतन का कारण बना। दूसरा, कुछ शासक थे जैसे कि फिरोज शाह, जिन्होंने हिंदुओं की ओर झुकाव ज्यादा दिखाना शुरू किया था। यह भी उन समय के मुस्लिम शासकों को पसंद नहीं आया था, मौलवी मुल्ला को। दूसरा, शिया संतों को बुलाने से भी दक्कनी के जो सुन्नी मुसलमान थे, शिया और सुन्नी हमेशा मुस्लिम के दो संत भक्त हैं, जैसे मतलब दो अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है, और दोनों में काफी विवाद होता रहता है। आज भी भारत में मुस्लिमों के बीच जो दो गुट का वो हुआ है बंटवारा, इसी शिया और सुन्नी मुसलमान के कारण हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और ये इस समय भी हुआ करता था। ये इसके विभाजन का कारण बना। इसके अलावा बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता भी थी, क्योंकि इसे कई सारे युद्ध और निर्णायक युद्ध लड़ने पड़े थे। इसके बगल में जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें काफी योग्य शासक हुए थे। जैसे हमने देखा था, कृष्णदेव राय इतना महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था उस समय, तो इससे यदि टक्कर होगा तो फिर पता है ना कि इसका क्या होगा। एक तरफ जो बगल पड़ोसी राज्य जो है इतने शक्तिशाली राज्य हो
और बगल के राज्य यदि कमजोर हो जाए, लगातार एक के एक बाद अब कमजोर और दुर्बल शासक आने लगे, तो उसका पतन होना निश्चित ही है। इन्हीं सभी आंतरिक षड्यंत्र और एकता के अभाव के कारण इस साम्राज्य का विघटन हो गया, है ना। और विघटन होने के बाद आप देख रहे हो कि ये विघटन होने के परिणाम क्या हुए। परिणाम ये हुए कि इसके 5 टुकड़े हुए। पहला टुकड़ा बरार, सबसे पहले यही अलग हुआ था। दूसरा हुआ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और इन्हीं 5 राज्यों पर अलग अलग वंश स्थापना हुआ, है ना। अलग अलग वंशों ने शासन करना शुरू किया। ये अभी भी ऐसा नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य बिखरने के बाद कोई दूसरा साम्राज्य बन गया, अभी भी विजयनगर साम्राज्य ही है, ठीक है, अभी भी ये विजयनगर साम्राज्य ही है, लेकिन उसके राज्य जो है अपने आप में स्वतंत्र हो गए, ठीक है। अब इसके सभी वंशों के संस्थापक देख लेते हैं। उस राज्य में किस वंश ने शासन किया था, उसकी समय अवधि क्या है, उसके अंतिम शासक, पहले शासक कौन है, और यदि उस वंश ने कोई महत्वपूर्ण काम किया है तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा पहला बरार वंश। बरार राज्य का जो वंश था, यहां पर इमाद शाही वंश ने शासन किया था। ये जो बहमनी साम्राज्य था, यहां पर जब इसके 5 टुकड़े हुए थे, उसमें से पहला था बरार सल्तनत। यहां पर इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी थी एलिचपुर। इसे कभी कभी गाविलगढ़ भी कहा जाता है ना। तो बरारों की राजधानी कहां थी, एलिचपुर अथवा गाविलगढ़। इस वंश के संस्थापक थे फतेह-उल्लाह खान, है ना। फतेह-उल्लाह खान, इमादुल मुल्क, ये सारे एक ही नाम है ना। कितना लंबा चौड़ा नाम है, फतेह-उल्लाह खान इमादुल मुल्क, ठीक। अब इसके बारे में कुछ जो चीजें याद रखनी है। पहला, इन 5 राज्यों में यही वो पहला राज्य था जो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो 5 में ये पहला राज्य था। इसके जो शासक हुए थे, सबसे पहला तो फतेह-उल्लाह हुआ था, इसका अगला हुआ अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह और बुरहान इमाद शाह। केवल नाम याद रखने, इन्होंने कोई उपलब्धि जीवन में हासिल नहीं की जो हम उसको याद रखें, तो केवल नाम याद रखिए, कई बार क्रम में लगाने के लिए दे देता है, ठीक है। बाद में इसके मंत्री ने क्या किया था, उसे कैद करके अपने राजा को मार दिया था। 1574 में क्या हुआ, अहमदनगर के जो शासक थे मुर्तजा, उन्होंने निजाम शाह को बरार में मिला लिया था, 2 राज्यों का एकीकरण हो गया था। अगला शासक हुआ बीजापुर सल्तनत, ये इसका दूसरा राज्य था, ठीक है। यहां पर आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी और इसकी जो राजधानी थी, इसे नौरसपुर कहा जाता था। बीजापुर की राजधानी कहां पर थी, नौरसपुर, ठीक है। यहां पर जो आदिल शाही वंश था, इस वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी, यूसुफ आदिल शाह ने की थी, ठीक है। और ये जो आदिल शाही शासक हैं, ये खुद को मानते थे कि हम तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य है उसके उस वंश के हैं, ठीक है, उस वंश से बिलोंग करते हैं हम। तो कभी कभी ऐसे ही कर देता था, भारत में हिंदू शासक भी ऐसे ही करते थे ना। यदि कोई राजा उसको अपने भारत की जनता यदि उस राजा को एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो कहता तुम हमें मामूली मत समझो, हम सूर्य वंश से संबंधित है, हम भगवान राम, चूंकि राम जो है ना सूर्य वंश से संबंधित थे, तो हम उसी सूर्य वंश के हैं। और अपनी पीढ़ी को इतना पुराना पहुंचा देता था कि जोड़ते जोड़ते भगवान राम तक पहुंचा देता था कि हम भगवान राम के ही वंशज हैं। कुछ राजपूतों ने कहा कि हम चंद्र वंश से संबंधित हैं, यानी चंद्रमा ने सीधे हमें पैदा किया है। कुछ राजपूत ने तो और हद कर दी, उसने कहा हम न सूर्य है न चंद्रमा, हम अग्नि कुल से पैदा हुए हैं, है ना, हम अग्नि वंश से हैं। तो इसी प्रकार की थ्योरी इसमें भी दिया जाता है। अपने आप को पूर्वज दिखाने के लिए क्या करता है, क्योंकि इन लोगों को तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है, क्योंकि वहां पर पैगंबर का पैदा हुआ था ना, पैगंबर, तो सभी लोग ये भी अपने भगवान से ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम शासक भी कहते हैं कि हम भी भगवान के वंश से ही हैं, तो तुम हमें राजा मानो, हमें उसी ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए, ठीक है। तो यही वो कह रहे थे, खुद को अपने आप को तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानते थे और जनता को बताते थे कि तुम हमारे शासन को एक्सेप्ट करो। अगला था अहमदनगर का शासन। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। इस वंश की जो राजधानी थी, इसे जुन्नार या फिर अहमदनगर या फिर खिड़की, ये तीनों पैरेलल हैं, ये तीनों इसकी राजधानी हुआ करती थी। अहमदनगर के 3 राजधानी थे, एक तो जुन्नार था, दूसरा अहमदनगर खुद एक राजधानी हुआ करती थी और खिड़की भी एक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश हैं, इस वंश की स्थापना अहमद शाह ने की थी।
अहमद शाही वंश की स्थापना अहमद शाह ने की थी, निजाम शाही वंश की। और इसी वंश के निजाम है हैदराबाद के जो शासक हुए थे। बाद में हमने देखा था कि भारत में पटेल ने क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को छीना था, वो इसी वंश से संबंधित है। तो देख रहे हैं चीजों को कैसे कनेक्ट किया जाता है याद रखने के लिए। ठीक है, इन लोगों ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। जितने भी शासक हुए इस वंश के, सारे शासक निजामुल मुल्क, आसिफ जाह जैसी उपाधि धारण करते थे। गोलकुंडा सल्तनत, गोलकुंडा राज्य, यहां पर कुतुब शाह वंश का जो है, कुतुब शाही वंश का शासन स्थापित हुआ था और कुतुब शाही वंश ने यहां पर शासन करना शुरू किया था। ठीक है, इस वंश की स्थापना, इस वंश की राजधानी गोलकुंडा ही थी और इस वंश की जो संस्थापक थे वो कुली कुतुब शाह थे। याद रहेगा, गोलकुंडा राज्य, यहां पर कौन सा वंश शासित हुआ, कुतुब शाही वंश। गोलकुंडा राज्य में कुतुब शाही वंश, इसकी राजधानी गोलकुंडा खुद एक राजधानी थी। और यहां पर जो इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। और कहा जाता है, एक इतिहासकारों ने एक वो दिया है, एक नाम दिया है कि गोलकुंडा को साहित्यकारों का प्ले ग्राउंड कहा जाता है, क्रीड़ा स्थल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों का जमघट लगा रहता था, है ना। तो आपको ये कहा जा सकता है कि मध्यकाल में वे कौन से शहर हैं जिसे साहित्यकारों का क्रीड़ा स्थल या प्ले ग्राउंड कहा जाता है ना। तो ये गोलकुंडा के बारे में ही कहा जाता है, तो ये एक उपनाम आप याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम राज्य था, अंतिम वंश था, इसे बीदर कहा जाता था। और यहाँ पर बरीद शाही वंश की स्थापना हुई थी, बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी को बीदर ही कहा जाता था। बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। ठीक है, अमीर अली बरीद को कभी कभी दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब इतिहासकारों के नाम दिए गए नाम है। ठीक है, तो ये उपनाम काफी महत्वपूर्ण है। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, किस मध्यकालीन सल्तनत को कहा जाता है, सुल्तान को, तो अमीर अली बरीद को। ठीक है, इसे भी बाद में क्या किया गया, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने क्या किया था, इसे मिलाकर के बीजापुर में मिला लिया था। इस तरह इसका भी अंत हो गया। ठीक है, तो ये पांचों राज थे। जिस तरह इसका क्या हुआ, उत्पन्न हुआ था किसी राज्य को तोड़ करके, दिल्ली सल्तनत को तोड़ करके, वैसे ही ये भी अपने आप में विलीन हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। अब हम थोड़ी इसकी कुछ प्रशासनिक, कुछ आर्थिक, है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिति, इसकी प्रशासन कैसे चल रही थी। इसके पूरे प्रशासन में मंत्री परिषद में 8 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। बहमनी साम्राज्य में 8 प्रकार के मंत्री थे। दिल्ली सल्तनत से अलग है ना, दिल्ली सल्तनत में तो मंत्रियों की लाइन लगी हुई थी, देखा था ना, कितने सारे, दीवान ए इंसा, दीवान ए रसालत, है ना, अमीर ए कोही, है ना, दीवान ए अर्ज, कितने सारे थे। यहां पर कितने, केवल 8 है, तो याद रखना है। पहला था वकील ए सल्तनत, ये ए बीच में है, वकील ए सल्तनत। ये दिल्ली के मलिक नायब के समान हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत के मलिक नायब के समान हुआ करते थे। दूसरा था अमीर ए जुमला, ये उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे। बहमनी साम्राज्य के वित्त मंत्री को अमीर ए जुमला कहा जाता था। वजीर ए अशरफ, ये विजयनगर साम्राज्य के विदेश मंत्री हुआ करते थे या फिर विदेश मंत्रालय हुआ करता था, है ना। दिल्ली सल्तनत में इसे कुछ दूसरा नाम दिया गया था, यहां पर वजीर ए अशरफ कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में इसे दीवान ए रसालत कहा जाता था, दीवान ए रसालत। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रसालत का मतलब होता था विदेश मंत्रालय, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वजीर ए अशरफ। ठीक है, कोतवाल, ये नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। दिल्ली सल्तनत में पुलिस अधिकारी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, वहां पर केवल एक ही विभाग गठित किया गया था, सैन्य ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, जो कि पूरे सैन्य मामला देखता था, है ना। तो कोतवाली या पुलिस वाला नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो है मवहियान का गठन किया था। मवहियान मतलब हमने देखा था कि गुप्तचर विभाग होता है ना, लेकिन इसने कोतवाल का गठन नहीं किया था पुलिस का। यह था पेशवा, पेशवा पद का गठन इन्हीं लोगों ने किया था,
है ना, बहमानी साम्राज्य के शासक ने। इसे सल्तनत ए वकील कहा जाता है, एडवोकेट, पूरी सल्तनत का एडवोकेट कहा जाता था इसे। सद्र ए जहान, सद्र ए जहान ये न्यायाधिकारी होते थे। इस यहाँ के जो वर्तमान सीजेआई है ना हमारा, ऐसे ही ये होते थे जो जस्टिस करते थे, एक तरह से न्यायपालिका हुआ करती थी उस समय का। ये न्याय धर्म दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, सद्र ए जहान। ये काम वहां पर कौन करता था, दिल्ली सल्तनत में? वहां पर मौलवी मुल्ला अलग से करते थे, उनके लिए ये काम नहीं थी, सद्र ए जहान नहीं था, है ना। नाजीर, ये भी अर्थ विभाग से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के प्रधान नहीं है, क्योंकि हमने देखा अमीर ए जुमला इस पद को संभालता है, वित्त मंत्रालय का काम कोई दूसरा करता है, अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन उसी से छोटा कोई अधिकारी हुआ होगा ये नजीर ए नजीर, है ना। अर्थ विभाग से संबंधित तो है, लेकिन अर्थ विभाग का हेड नहीं है ये, ठीक। वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हुआ करता था। सभी मंत्रियों में क्या होता है, एक चीफ होता है ना, जैसे कि वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में कैबिनेट प्रणाली होती है, कैबिनेट में सभी मंत्री होते हैं और सभी मंत्रियों का एक हेड होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो यहां भी होता था वकील ए कुल, और इसके ऊपर सीधे कौन होता था, सुल्तान खुद, ठीक। तो ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसकी प्रशासन का कार्य इसी प्रकार देखा जाता था। ये हैंग कर गया, ठीक ठीक। अगला है, सुल्तानों की सिक्योरिटी गार्ड कैसे की जाती थी। सुल्तान के महल और उसके दरबारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के बॉडीगार्ड का दल हुआ करता था, जिसे साख खेल कहा जाता था। साख एक खेल कहा जाता था, साख एक खेल एक पद हुआ करता था जो सुल्तानों के बॉडीगार्ड का चीफ हुआ करता था। जैसे हमारे वर्तमान में एनएसजी और, है ना, ये सब प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं, सीआरपीएफ वगैरह, तो इनके चीफ को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, एनआईए का प्रमुख कहा जाता है। तो ऐसे ही इसमें में ये सर ए खेल कहा जाता था इसे। इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। इन भागों को नौबत कहा जाता था, जो वर्तमान में जिला के बराबर हुआ करते थे। इसके मुख्य अधिकारी जो होते थे ये सर ए नौबत कहलाते थे। वर्तमान में जो डीएम का काम करता है उसे सर ए नौबत कहा जाता था, और नौबत का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देख ली, प्रशासन देख ली, अब हम कुछ उसके अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, इस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। अर्थव्यवस्था के आधार क्या थे, किस बेसिस पर यह चलता था, इनके टैक्स के रिसोर्स क्या थे। पहला था एग्रीकल्चर, व्यापार। हमने देखा था पूरी की पूरी दक्षिण भारत जो है प्राद्वीपीय प्रकार की है, यानी 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। तो मछली पालन, समुद्री व्यापार, है ना, यही सब इस समय का व्यापार था। तो इस समय इन लोगों ने क्या किया था, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ अरब सागर से भी व्यापार किया था, श्रीलंका के साथ भी व्यापार किया था, है ना। तो इन लोगों का व्यापार अच्छी दशा में रहा था। इन लोगों ने सांस्कृतिक विकास किया, तो वहां से भी टैक्सेज वगैरह आते थे। इस समय व्यापार की जाने वाली जो वस्तु थी, यानी कि आयात निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी, उसमें पहला था सफेद सोना। ये किसे कहा जाता है, कपास को। यानी कि कपास इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता था और इसका व्यापार किया जाता था, विदेश व्यापार। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ में सारी चीज आ गए, अनाज के साथ साथ जितने सारे मसाले हैं। दक्षिण भारत जो पहले से प्राचीन काल से ही मसाले के व्यापार के लिए फेमस है ना। हमने देखा है ना कि दक्षिण भारत में पहले गोल मिर्च की खेती की जाती थी, वर्तमान में जिसे मरीच कहा जाता है ना, उसे गोल मिर्च कहा जाता था। और ये यूरोप के लोगों को इतना फेमस था, रोमन वासियों को, कि उसने अपना नाम दे दिया था यवन प्रिय, है ना। यवन प्रिय मतलब गोल मिर्च, ठीक है। तो अब समझ सकते हो कितना मसाला व्यापार पहले से ही कितना फेमस है। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों का आयात और निर्यात भी किया जाता था। भारत के आपने देखा ना, हर जिले में एक एक राजवंश की स्थापना हो गई थी। सभी राजवंश एक दूसरे के नकल करते थे, उसकी अपनी रानी महारानी, उसके परिवार के लोग, सभी लोग आयातित कपड़े पहनेंगे। अभी वर्तमान में देखो ना क्या हाल है, सभी को इंपोर्टेड कपड़ा चाहिए, विदेशी कपड़ा चाहिए, घर के कपड़े नहीं चाहिए। तो ये चीज पहले से ही है, जरा सा धन हुआ तो फिर क्या करेंगे, इंपोर्टेड कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। चांदी और दूसरा था सुरमा। तो ये सभी उस समय आयात की चीजें थी।
विदेशी व्यापारी, विदेशी व्यापारियों को निवास और निवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि ये सब विदेशी मुद्रा, और खासकर विदेशी मुद्रा उस समय नहीं थी, लेकिन ये सोने चांदी के सबसे बड़े सोर्स हुआ करते थे विदेश व्यापार, है ना। किसी देश को यदि अपने पास सोने के सिक्के, हमने देखा था ना कुषाण काल में कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने के कारण कुशालों को भारी संख्या में वहां पर क्या हुआ था, सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। लेकिन गुप्त काल में आते आते सिल्क रूट से नियंत्रण छूट चुका था, तो फिर गुप्त काल के शासकों को वो सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए। तो ये जो विदेश व्यापार था, सोने के सिक्के काफी मात्रा में प्राप्त होते थे यहाँ से। अभी आज ना हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भरा हुआ है। इस समय फॉरेक्स रिजर्व के बदले में यही सोने मिलते थे, भारत को सोने के सिक्के मिलते थे। ठीक है, तो इसीलिए सभी व्यापारियों को क्या किया जाता था, निवास की जुगाड़ कर दिया जाता था, उसे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। बहुत प्रकार से सरकार उसे, उस समय के जो राजा महाराजा थे, सल्तनत उसे लोन भी देती थी कि तुम अपने व्यापार को बढ़ाओ। ठीक है, अभी भी आज भी सरकार वही कर रही है ना। सरकार जो जितने तटवर्ती इलाके वहां पर ईपीजेड स्थापित कर रही है, ताकि एमएसएमई वहां पर जाए, छोटी छोटी कंपनियां वहां पर जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यापार करे, ताकि भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। ये काम पहले से सरकार इस समय से ही कर रही है। इस समय जो कृषि के उत्पाद थे जिसे आयात और निर्यात में किया जाता था, तो यही सब थे, अनाज, फल वगैरह जो थे, ये सब मसाले। इस समय सिंचाई प्रणाली भी कर दी गई थी, विकसित की गई थी सरकार के द्वारा, बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा काफी विकास किया गया था। गंगा नदी के साथ साथ कृष्णा नदी के जल का उपयोग करने के लिए जो है बहुत सारी नहरें निकाली गई थी बहमनी साम्राज्य के शासकों द्वारा। और एक अच्छी खासी जो है, दक्षिण भारत में आज भी आप देखोगे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा तालाब अभी भी दक्षिण भारत में ही है। तो ये सारे तालाब इन्हीं शासकों के द्वारा बनाए गए थे, और इन तालाबों की जलापूर्ति कराई जाती थी इन नदियों के द्वारा। कृष्णा, गोदावरी, उस समय की कावेरी जो नदियां हैं, इन्हीं नदियों के पानी निकाल करके इन तालाबों तक पहुंचाया जाता था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदी अभी भी यहीं पर है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, समाज क्या है, ये क्या है, हमने दिल्ली सल्तनत पहले पढ़ लिया है ना। तो ये बहमनी साम्राज्य भी पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन ही था, तो हमने इसके समाज को पहले ही पढ़ ही लिया है। इसने बहुत दिनों तक शासन किया नहीं, जो हम कुछ ये क्या करेगा, कुछ वास्तुकला बनाएगा, तो कुछ पढ़ना है नहीं। अब केवल इसके पतन का कारण पढ़िए कि इसका पतन कैसे हुआ। आपसी द्वंद्व इसका पहला कारण था। राजा के परिवार और अधिकारियों के बीच सत्ता को लेकर के संघर्ष होती रहती थी। हमने विजयनगर साम्राज्य के शासकों की एक अच्छी चीज देखी थी कि विजयनगर के जितने सारे शासक हुए थे, अपने जीते जी ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया करता था। जैसे राजा दशरथ ने अपने बेटे राम को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ऐसे ही विजयनगर के जितने सारे शासक थे, सभी ने अपने जीते जी, मरने से पहले अपने अगला राजा नियुक्त कर देता था, तो झगड़े का कोई जर नहीं रहता। लेकिन उसके बाद जितने सारे शासक हुए दूसरे वंश में, जैसे कि ये बहमनी साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत में भी आपने ऐसा ही देखा, और बाद में जो मुगल वंश आए उसमें भी ऐसा ही था। हिंदू रीति रिवाज में तो कम से कम ये तो है ना कि अगला जो उत्तराधिकार होगा बड़ा बेटा ही होगा। मुस्लिमों में इस तरह का नहीं था, तभी तो अकबर को भी अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उसके बेटे हुए जहांगीर, उसको भी सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा, कई सारे युद्ध लड़ रहे थे। शाहजहां को भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसने तो अपने पिता को ही कैद में जेल में डाल दिया था। दारा सिंह को भी वैसा ही हुआ, उसने शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था सत्ता पर बैठने के लिए। यहां भी वही हुआ, उत्तराधिकार घोषित नहीं कर पाया उसके पिता ने, तो जितने सारे बेटे थे सभी अब सत्ता पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध जब भी होता है तो बहुत सारे धन का बर्बादी होता है, और वो कहां से लेगा, राजकोष से लेगा, फिर अंत में सत्ता कमजोर हो जाएगी। इसका ये एक कारण बना, आपसी संघर्ष, परिवार के बीच में सत्ता संघर्ष, यही सब इसके पतन का पहला कारण बना। इसके काल में विदेशी आक्रमण भी हुए थे। विदेशी आक्रमण के साथ साथ बगल के जो शासक थे, इन लोगों ने भी शासन जो है आक्रमण किया था। हम तो ये विशेषता पहले से ही देख रहे हैं, प्राचीन काल से ही। विदेशी आक्रमण तो उत्तर पश्चिम सीमा से होता है ना भारत में, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान वाला इलाका है यहाँ से। अब बाकी अंदर में तो सब पहले से ही लड़ते मरते रह रहे हैं। हमने पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का लड़ाई देखा था, लगभग 100 सालों तक तीनों के बीच लड़ाई होता रहा है ना। मराठों के बीच लड़ाई देखती रही, मराठों जाटों के बीच में आपस में लड़ते रहे, तो यहाँ भी यही था। तो विदेशी आक्रमण तो था ही इन लोगों के समय में, और आपस में भी लड़ते थे। तो पहला कारण क्या था, पारिवारिक विवाद, अधिकारियों के बीच संघर्ष। दूसरा था ये आपसी संघर्ष। धार्मिक विवाद और सांस्कृतिक विवाद भी इसका एक कारण था। हमने देखा था कि शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान जो भारत में रह रहे मुसलमान थे पहले से, और सुन्नी मुसलमान जो ईरान से बुला करके लाए गए थे बाद में दरबार में बिठाने के लिए विद्वानों को, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े शुरू हुए।
हमने दरबार में किसी को बिठाया है ताकि वो हमें सलाह दे कि राज्य का प्रशासन कैसे हो, इसके बजाय वो अपने मतलब के लिए खुद झगड़ने लगे, खुद लड़ाई करने लगे, तो फिर हमने भाई बिठाया तुमको क्यों, है ना। ये उसके पतन का कारण बना। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण हुआ विजयनगर के जो शासक थे, जैसे कि राजा कृष्णदेव राय। हमने बताया था कि राजा कृष्णदेव राय काफी शक्तिशाली शासक हुए थे और विजयनगर की जो चरम शक्ति थी वो इसी के शासनकाल में थी। इसने बहुत सारे आक्रमण किए थे इस राज्य पर। उसके आक्रमण के कारण इतनी सारी आक्रमण किया था कि इसकी स्थिति इतनी विद्रोह हो गई, इतनी जो दयनीय हो गई कि ये इसके पतन का कारण बना। ये इसका चौथा कारण था। और अंतिम है जातिवाद। बहुसंख्यक की जातिवाद यहां पर एक कारण बना था। समाज में असमानता और नफरत पहले से भी भरी हुई थी। एकीकरण की शक्ति कमजोर हुई इन सभी के कारण और राज्य को कई सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां हुई थी। हमने देखा ना कि किस्तों में ये इस्लाम जो है भारत में आए थे। अरब जब आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी गजनबी जब भारत में आए थे तो उस समय मुस्लिमों का एक किस्त में आगमन हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि बाद में फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, मोहम्मद गौरी के समय भारत में आगमन हुआ था। तो उस समय फिर दूसरे गुट के मुस्लिमों का आगमन हुआ। बाद में ये जो तुर्की लोग आए उस समय तीसरे किस्त आए थे। सूफी संतों का एक अलग टुकड़ी आया था। बाद में जो मुगल मुस्लिम आए वो भी आए। तो से ये सभी लोग आपस में एक जाति थे। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ही है, सभी आपस में जाति, जैसे हिंदू में है ना, सभी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। ये लोग भी अपने आपस में जाति में बटा हुआ था। कोई ईरानी मुसलमान है, कोई अफगानी मूल के मुसलमान है ना, कोई पाकिस्तानी मुसलमान है। तो सब आपस में जाति में बटे हुए थे। तभी तो इसके टाइटल होते हैं ना, खान एक अलग मुसलमान है ना, मल्लिक दूसरा मुसलमान है, कुरैशी कोई तीसरा मुसलमान है। तो ये सभी जातियों के टाइटल हैं। सभी के आपस में एक दूसरे से शादी नहीं हो सकती थी। छुआछूत भी होता था थोड़ा बहुत, है ना, एक दूसरे में शादी नहीं हो सकती थी, बनती नहीं थी। ये सभी लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे। तो हिंदू वाली बुराई इसमें भी थी। यही सब इसके कारण थे जिसके कारण ये साम्राज्य इतनी जल्दी जो है समाप्त हो गया था। तो ये हमारा बहमनी साम्राज्य था। आज हम केवल बहमनी साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हम लोग जो है भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जब भारत में मुस्लिम लोगों का आगमन हुआ था, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, तो जो शुरुआत में आते ही उसने काफी लूटपाट मचाया था। उसने एक एक करके भारत के जितने सारे मंदिर थे उसे लूटना शुरू किया था। मंदिरों को लूटने के साथ साथ भारत की जो जनता थी, आम जनता, यहाँ की महिलाएं या फिर कोई दूसरी, सभी को लूटना उसने शुरू किया था। इन लूट की वजह से भारत के समाज में डर घुस गया था कि ये लोग आक्रमणकारी जो हैं काफी हिंसक हैं, ये हमारे साथ रहेगा कैसे। लोग उनसे डरने लगे थे। जब डरने लगे तो फिर यही जो शासक थे अपने साथ संत भी लेकर आए थे कि वो लोग संत जब भारत में आएंगे ना तो भारत के लोगों को समझाएगा बुझाएगा कि हम लोग आक्रमणकारी नहीं हैं। वो लोग समझाने बुझाने के लिए आए थे और ये संत सूफी संत कहलाए। वो भारत में आकर के जनता को संदेश दे रहा है कि तुम जिस धर्म के लिए बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम हिंदू धर्म हो और हम मुस्लिम धर्म है, तुम्हारा जो भगवान है और हमारा जो भगवान है ये दोनों एक है। तुम्हारा जो अल्लाह है, हमारा जो अल्लाह है, तुम्हारा जो ईश्वर है, ये दोनों एक ही है। अल्लाह ईश्वर सब एक है ना। जब हम दोनों का ईश्वर एक है, यानी हमारे पिता एक हैं, तो उसके हम संतान हैं, तो संतान भी एक ही होना चाहिए। तो इस तरह की मैसेज फैलाना समाज में उसने शुरू किया था। फिर किसी तरह समाज में एकता लाने की कोशिश की गई। फिर हम लोग देखेंगे कि इसी काल में बहुत सारे पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में भी बहुत सारे दूसरे संत भी थे। रामानंद वगैरह सब क्रिएट होते हैं, अपने ग्रंथ लिखते हैं, तुलसीदास जी आते हैं, है ना, सिख धर्म का उदय भी होता है। तो ये पूरी सब चीज इसी समय हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक हम विराम लेते हैं और अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।